हमारे साथ रियल एस्टेट इंडस्ट्री के दिग्गज जुड़ रहे हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी, वाइस चेयरमैन नरेटको नेशनल और सीएमडी हीरानंदानी ग्रुप। अफोर्डेबल हाउसिंग में बिक्री कमजोर हुई है, जिस पर गौर करने की जरूरत है। निरंजन सर, इसका दूसरा पहलू नजर आता है अनसोल्ड स्टॉक के आंकड़ों को देखकर। इस दौरान एनारॉक की भी एक रिपोर्ट आई है जो अनसोल्ड स्टॉक के आंकड़े दिखा रही है। टॉप 8 शहरों में 21% अनसोल्ड इन्वेंट्री कम हुई है। कमाल की बात यह है कि 40 लाख से कम कीमत वाले सेगमेंट में सबसे अधिक 24% अनसोल्ड स्टॉक घटा है, तो वहीं सबसे अधिक यानी 2.5 करोड़ से ऊपर कीमत वाले सेगमेंट में 18% का इजाफा हुआ है। बाकी 40 लाख से 2.5 करोड़ के बीच वाले सेगमेंट में 25 से 19% की गिरावट दिखी है। तो क्या आप सस्ते घरों में मोमेंटम बढ़ रहा है और अल्ट्रा लग्जरी की रफ्तार कम हो रही है? जब ब्याज 6.5% था, आज की तारीख में उन्होंने अफोर्डेबल को अनअफोर्डेबल बना दिया, क्योंकि लगभग 20% ज्यादा ईएमआई देने की जरूरत पड़ी है। अभी उस क्षेत्र में 20% ज्यादा ईएमआई देने की हैसियत हर एक को नहीं रहती अफोर्डेबल सेगमेंट में। इसलिए ये दिक्कत हो गई कि उनको जो कंक्लूड करना है, क्लोजर करना है ट्रांजैक्शन, वो नहीं कर पाते। तो ये पहली बात है। इसलिए आप देखेंगे जब तक ये ब्याज कम नहीं होता, अफोर्डेबल सेगमेंट की आंकड़े लिमिटेड रहेंगी, ये मैं समझता हूँ। दूसरी बात जो आपने पूछी कि जो हाउसिंग स्टॉक आज की तारीख में कम हुआ है, लॉन्चेस बड़े हैं लेकिन स्टॉक कम हुआ है, वो ये तो बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है। क्योंकि ये पॉजिटिव इंडिकेशन मार्केट को ये बतलाता है कि जो लोग आज की तारीख में मकान लॉन्च करते हैं वो कंप्लीट भी करते हैं, क्योंकि रेट आ गई है तो इसलिए सब कंप्लीट है, उनके पैसे आज है तो इसलिए इंस्टॉलमेंट्स भी आ रहे हैं। तो इसलिए अंडर कंस्ट्रक्शन भी काफी लोग अभी घर फिर खरीदते हैं। आप देखा जाए 2-3 साल पहले क्या हो गया था, कोविड के समय में ज्यादातर रेडी स्टॉक्स लोग लेते थे। आज की तारीख में दोनों ले रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन स्टॉक भी ले रहे हैं और कंप्लीटेड स्टॉक्स भी ले रहे हैं। तो ये एक सेकेंड चेंज आ गया है मार्केट फोर्सेस में। आपका डेटा सेंटर और लॉजिस्टिक्स में काफी फोकस दिख रहा है। डेवलपर्स का फोकस किधर देख रहे हैं आप? नरेटको में हजारों डेवलपर्स आपके साथ जुड़े हैं, तो देश में रियल एस्टेट डेवलपर्स का फोकस इन ट्रेंड्स की ओर बढ़ता दिखा है क्या? आज की तारीख में आप देखेंगे तो रियल एस्टेट सेक्टर, ओवरऑल सेक्टर आप गिनती करेंगे तो उससे आज 90% जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, वो है रेजिडेंशियल सेक्टर, घर मकानों की है। दूसरे है कमर्शियल, वो है लगभग 5-6% टोटल। ये टोटल आप जो वेयर हाउसिंग गिनते हैं, डेटा सेंटर गिनते हैं, या टोटल जो है उसमें ये 4% है। लेकिन जो गुलाम जी ने अभी बताया, उसका ग्रोथ का पोटेंशियल शॉर्ट रन में बहुत ही ज्यादा है। इसलिए इसके कंसंट्रेशन और ध्यान इसके पर लगे हैं। तो मैं समझता हूं कि लगभग ये क्षेत्र में जरूर प्रगति होने वाली है, ग्रोथ है। और दूसरे 3 साल के अंदर काफी इसमें डबल, इसमें 100% ग्रोथ सालाना है दोनों सेक्टर में। लेकिन इसकी एक टेपरिंग हो जाएगी, 2 साल में होगी, 4 साल में होगी, 5 साल में होगी, 6 साल में होगी, वो नहीं कह सकता। और उसके बाद में यू कैन नॉट, द क्वांटम ऑफ रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट हमारे देश के लिए ड्यू टू डेमोग्राफिक्स इतना बड़ा है कि आप कहां भी घर बनाए, टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4, टियर 5, रूरल एरियाज कहां भी बनाए, घर तो बिकते हैं। नंबर 2, कमर्शियल रिटेल बनाए, वहां भी कुछ बिकते हैं, पर उसका टोटल क्वांटम 10 to 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। डेटा सेंटर इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव आइटम एंड इट इज अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव आइटम हमारे जो रियल एस्टेट में। तो आप रियल एस्टेट रेजिडेंशियल गिनेंगे और सिमिलर एरिया आप डेटा सेंटर गिनते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट इज 40 टाइम्स मोर कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सेंटर एज कंपेयर टू रेजिडेंशियल। तो इसलिए हर एक को ये लाइन में नहीं जा सकते, लेकिन इसकी अगले 3 साल 4 साल में जरूर बहुत ही अपॉर्चुनिटी है और बढ़ने वाली है। ए ग्रेड ऑफिस स्पेस के रेंटल पर प्रेशर कैसा देख रहे हैं? साथ ही आपके मुताबिक ऑफिस में कंजम्पशन में डिमांड ड्राइवर कौन है? दीपक जी, मेनली आईटी सेक्टर और आईटीएस सेक्टर ही नंबर 1 डिमांड क्रिएटर
रहे हैं और मुझे मेरे अंदाज से रहेंगे। लेकिन जो BFSI जो सेक्टर है, बैंकिंग फाइनेंस की सेक्टर है, वो भी काफी डिमांड अभी क्रिएट हो रही है, क्योंकि इसकी इंक्रीज काफी हम देश में देख रहे हैं और उनका डिमांड स्पेस के लिए बढ़ रहा है। तो सेकंड नंबर जो डिमांड रहा है वो उनके हिसाब से। थर्ड जो है वो स्मॉल MSME सेक्टर जो है, उनकी भी डिमांड बढ़ रही है। लेकिन जो लार्ज फॉर्मेट्स के जो कमर्शियल स्पेसेस हैं वो नहीं चाहते। जो MSMEs हैं वो स्मॉल फॉर्मेट में ज्यादा आते हैं और उसका भी डिमांड बढ़ रहा है। लेकिन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो उस सेक्टर में नहीं है। तो नॉर्मली वहां रेंटल मार्केट नहीं है, वहां सेल मार्केट कमर्शियल की है। तो छोटे छोटे जो ऑफिसेज हैं वो ज्यादातर हम देखते हैं वो सेल के हिसाब से रहते हैं, और छोटे इन्वेस्टर्स जो हैं वो किराए पर देते हैं। ये 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 भी किराए पर भी जाते हैं, लेकिन इसका जो होल्डिंग रहता है वो बड़े इन्वेस्टर्स नहीं करते हैं, वो रीटेबल नहीं रहते हैं। वो उनका इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स या छोटे इन्वेस्टर्स या कंपैरेटिवली छोटे इन्वेस्टर्स ही होल्ड करते हैं, किराए पर भी देते हैं और बेचते भी हैं। ओवरऑल आज की चर्चा को अगर देखें तो इंडस्ट्री दिग्गज मौजूदा रियल एस्टेट ग्रोथ को लेकर काफी बुलिश हैं। रेजिडेंशियल में न्यू लॉन्च और बिक्री बनी हुई है, लेकिन सेगमेंट वाइज अगर देखें तो अफोर्डेबल हाउसिंग बिक्री के मामले में बीते 1-2 साल में पिछड़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि मिड सेगमेंट में सबसे अधिक डिमांड बनी हुई है। निजी निवेश को देखें तो पूरा फोकस ऑफिस सेक्टर में बना हुआ है। अनसोल्ड स्टॉक में गिरावट है, लेकिन रियल्टी सेक्टर के जिन वर्टिकल्स में मजबूत पोटेंशियल की उम्मीद जताई जा रही है, मसलन डेटा सेंटर, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक हब, उनमें काम तो हो रहा है, लेकिन रफ्तार उतनी तेज नहीं है जितनी जरूरत है। फाइनली 2023 की पहली छमाही में रियल्टी सेक्टर बैलेंस्ड रहा है। हालांकि अगली छमाही को लेकर उम्मीदें अधिक हैं। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका निरंजन सर, गुलाम सर और अमित जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही।